गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का बितान भाग 2 से अतीत में दबे पांव चैप्टर लेकर के, जिसका कि चौथा भाग वीडियो व्याख्या के रूप में उपस्थित है। पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से मोहनजोदड़ो में कोठार की व्यवस्था थी, यानी भंडार गृह का व्यवस्था था, जिससे यह सिद्ध होता है कि नहीं यहाँ खेती बाड़ी भी होती थी, तथा महाकुंड यानी स्नान के लिए एक पवित्र तालाब जिसमें पानी संचय की व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था पक्के ईंटों से बना हुआ, तथा उसके किनारे लगे हुए स्नान घर यानी बाथरूम 2 पंक्तियों में बने हुए थे आमने सामने, लेकिन किसी का दरवाज़ा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता था। कहते हैं घाटी के लोग अन्न उपजाते थे, ये सिद्ध हो चुका था। लेकिन वो सिर्फ रबी की फसल लेते थे, अर्थात जौ, गेहूं, मटर, चना, सरसों, कपास इत्यादि। जब वो फसल होता था तो तर युग था, यानी कि सिंचाई का पूरा साधन संपन्न था, पानी की समुचित व्यवस्था थी। धीरे धीरे वह व्यवस्था क्षीण होते गया और वहाँ सूखा पड़ गया, और जिससे अकाल पड़ गया होगा, जिस कारण की वो सभ्यता समाप्त हो गई। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे के व्याख्या में देखेंगे कि विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। ज्वार, बाजरा, रागी भी उसी फसल में, जैसे कि ये तिल टाइप का आता है। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे, कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास का बीज तो नहीं मिला, लेकिन ये प्रमाण वहाँ मिलता है कि कपास की भी खेती होते थे। बाकी सबके बीज मिले और उसको प्रमाणित भी किया गया है। कपास के बीज तो नहीं मिले, पर सूती कपड़ा मिला है, कॉटन। तो कॉटन निश्चित रूप से कपास के रुई से ही बनेगा। तो जब सूती कपड़ा था तो कॉटन जरूर रहा होगा, कपास जरूर रहा होगा। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में एक है। या तो यहां मिला या फिर जॉर्डन में मिला। 30,000 ईसा पूर्व जॉर्डन में मिला था। पहला यहाँ, दूसरा जॉर्डन में कॉटन का प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे कॉटन होता है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। वहाँ सूत काता जाता था, उससे रेशे बनाए जाते थे, धागा बनाया जाता था, और उसका रंगाई भी होता था, यानी कलर भी किया जाता था। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला था। माधव स्वरूप वत्स पुरातत्ववेत्ता, वो भी खुदाई में लगे हुए थे। तो उन्हें एक छोटा सा कारखाना मिला जहाँ की रंग वगैरह का निशान मिला था। छालटी यानी लिनन, जो लाइनन का कपड़ा आता है, और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर से आयात होते थे। ऊन और लाइनेन के कपड़े
सुमेर, जावा, सुमात्रा से आता था। शायद सूत उनको निर्यात होता हो, यहाँ से कॉटन जाता था, वहाँ से ऊल आता था। जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ था। जाहिर सी बात है कि जो हमारे यहाँ होगा वो दूसरों को हम देते हैं, और जो हमारे यहाँ नहीं होता है वो दूसरों से लेते हैं। जो हमारे यहाँ पैदा होता है हम उसका निर्यात करते हैं, और जो नहीं पैदा होता है उसका आयात करते हैं जिस देश से होगा। तो हम उनसे ऊन और लाइनन के कपड़े लेते थे, टेरिकाट के कपड़े लेते थे, और वो हमको ऊन देते थे, और हम उनको कॉटन देते थे। जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप की सदियों तक हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिला है। मेसोपोटामिया जो प्राचीन सभ्यता में वो भी गिना जाता है, मिस्र और मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, वहाँ कहीं पत्थर पर मेलुहा शब्द लिखा गया, जिससे लोग ये अंदाज़ा लगाया कि ये मेलुहा शब्द मोहनजोदड़ो से लिखा गया है, मोहनजोदड़ो से। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष है। जब उत्तर पूर्व में चले जाएंगे तो एक बड़ा इमारत का, बड़े महल का खंडहर है। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं। दालान यानी कि कह सकते हैं हाल, दालान यानी कि हाल कह सकते हैं। ये बरामदा है, यहाँ खुला लोग बैठते हैं। 3 हाल हैं, एक दालान, एक बड़ा हाल है, और उसके तरफ 3 तरफ बरामदे हैं यानी कि ओसारी है। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे, पुरातत्व के जानकार कहते हैं, अवशेष ही मिलता है क्योंकि इनके साथ जरूर छोटे छोटे कमरे लगे रहे होंगे। कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएँ सटी हुई होती थी। ऐसा माना जाता है कि जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते थे वहाँ ज्ञानशाला यानी कि पढ़ने का या साधु संतों के रहने का जो रूम होता था वो सटा या हुआ ही होता था, नज़दीक ही होता था। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीट्स माना जा सकता है, धार्मिक कॉलेज कहा जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, भग्न यानी टूटी फूटी। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हाल है, 20 पिलर का। सोचिए कितना बड़ा हाल होगा। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। ऐसा लगा जाता है कि ये क्या होगा, संसद भवन होगा यानी सचिवालय होगा, जहाँ पे कि बैठ करके सभी सार्वजनिक, निजी कार्य, प्रशासनिक कार्य, शासनिक कार्य संपन्न किए जाते रहे होंगे, सभाएं होती होगी, मीटिंग होता होगा। गढ़ की 4 दीवारी लांघ कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। क्या हुआ, अब किला को ये लोग डाक गए और कहाँ चले, बस्ती की तरफ चले गए। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, वो कम ऊंचाई पर था। जो गढ़ था सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, तो उसको सबसे ऊंचा किया गया, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले। वे खुदता गए तो टीले भी खत्म हो गए, और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए। खुदाई इतना हो गया कि जो कुआं था वो मानो कि मीनार हो गया, चोटी हो गया, ऊपर आ गया। उसके अगल बगल का मिट्टी सब खोद दिया गया। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। पूरब की बस्ती जो थी रईसों यानी संपन्न व्यक्तियों की, उच्च वर्ग की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो इसका उल्टा था, यानी बड़े चौड़े सड़क, बड़े घर, चौड़ी सड़क,
ज़्यादा कुएँ मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दिया गया है। जितने वहाँ पे खोदे गए, कुआं खोदा गया या कोई खंडहर खोदा गया, तो जो खुदवाया, जो पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार खुदवाया, उसी के नाम पर उसका नाम दे दिया गया। जैसे D.K. हल्का, दीक्षित काशीनाथ की खुदाई से वो मिला था, उन्होंने उसका खुदाई करा था, तो उसका नाम D.K. हल्का रख दिया गया। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। D.K. क्षेत्र दोनों बस्तियों के में सबसे महत्वपूर्ण है। दीक्षित काशीनाथ, उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण खोज करा है। शहर की मुख्य सड़क यानी फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है, जो मेन रोड है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। 33 फीट हमने आपको बताया कि वो हाईवे के समान हमारे इतना चौड़ा सड़क, जो मेन सड़क है। 3 प्रकार के वाहन के संकेत वहाँ पे मिले हैं, प्रमाण मिले हैं कि 3 प्रकार के वाहन वहाँ पे चलते हैं। सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। बैलगाड़ी आप लोग शायद कोई देखा होगा, मैक्सिमम को नहीं देखे होंगे, बैलों से चलता था। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियाँ एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क वहाँ पहुँचती है जहाँ कभी बाजार था, यानी 2 बैलगाड़ी आराम से आ जा सके, जैसे कि हमारा रोड है। वो सड़क मंडी तक जाता था, जहाँ की सामान आता जाता था। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों का सिर्फ पीठ दिखाई देता है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता। उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। देखिए, आजकल हम लोग घर बना रहे हैं तो दरवाज़ा किधर कर दे रहे हैं? मेन रोड पे एकदम खोल के, कि दिन भर दरवाजे से, खिड़की से धूल धक्कड़ आपके घर में आए। कोई अपरिचित सीधे अगर कहीं भगा रहा है तो आपके घर में घुस जाए। है? आप क्या कर रहे हैं? रोड पे ही से ही दिखाई दे कि आप अपने घर में क्या कर रहे हैं। दरवाजा खुला तो रोड पर से ही दिखाई देगा। ये आजकल के लोगों का फैशन है, वो सब कुछ दिखाना चाहते हैं, दिखावापन। लेकिन उस समय के लोगों का देखिए, चौड़ी सड़क थी मुख्य सड़क पर, लेकिन सड़क पर किसी भी मकान का दरवाज़ा नहीं था। समझ लीजिए कि अगर ये सड़क जा रहा है और ये मकान बने हुए हैं, ये मकान बना है, तो इस मकान का दरवाज़ा इधर न होकर के, मकान का दरवाज़ा किधर होता था? वो मकान का दरवाज़ा इधर होता था। वो मकान का दरवाज़ा इधर होता था। वो मकान का दरवाज़ा इधर होता था। और यहाँ से एक पतली सड़क निकलती थी, जिसको कि हम स्ट्रीट गली बोलते हैं। और ये तो चौड़ी सड़क थी। ये पतली सड़क, ये मेन सड़क पे किसी का दरवाज़ा नहीं है ओपन, जिससे कई बातों का फायदा है कि आपके घर में धूल धक्कड़ नहीं आएगा, कोई अपरिचित जल्दी आपके घर में नहीं आ पाएगा, बाहर से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये मोहनजोदड़ो के नगर विकास की योजना थी। कहते हैं कि ठीक संयोग की बात है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बुजिए ने इस्तेमाल की थी। चंडीगढ़ शहर को बसाया था, वो ऐसे ही वहाँ पर डिजाइन है। वहाँ पे घरों का मुख्य सड़क पर दरवाज़ा नहीं खुलता है। वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है। सेक्टर मार्का कि आपका ये घर है, ये रोड जा रहा है, तो रोड से आप अंदर, अब गली में जाइए, तब वहाँ से आप घर में जा सकते हैं। क्या कार्बुजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली, जो वहाँ का नगर विकसित किया था इंजीनियर? क्या वो मोहनजोदड़ो से सीखा था? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है, कलाओं से कला की तरह वस्तु कला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफ़र करती होगी।
है। अगर कोई कविता गा रहा है तो हम भी उससे लय ताल मिलाते हुए कविता बना सकते हैं। कोई कला हमने देखा तो फिर उससे हम मिलता जुलता कोई कला बना सकते हैं। वास्तुकला देखा तो वास्तुकला हम कर सकते हैं, या जानबूझ करके या अनजाने में ही। ऐसे ही शायद ये सफर चला होगा। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समानांतर दिखाई देती थी, दोनों तरफ एकदम सड़क के साथ साथ ढकी हुई नाली। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है, यानी बस्ती के भीतर जो पतली सड़क है वहाँ भी वैसे ही नाली दोनों तरफ बनी हुई है। हर घर में एक स्नान घर है, कोई बाहर खुले में नहीं नहाता था, हर घर में स्नान घर। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर हौदी तक आती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज़्यादातर बंद हैं। देखिए, हमारे घरों का गंदा पानी डायरेक्ट नाली में नहीं गिरता है, वो बाहर एक चैम्बर बनाए हुए, हौदा गड्ढा बनाए हुए, पक्का गड्ढा। पहले उस गड्ढे में पानी गिरता है ऊंचाई पे, और फिर उसमें से नाली में आता है। तो गड्ढे में गिरेगा तो क्या होगा, जो कीचड़ वगैरह होगा, जो मिट्टी वगैरह होगा, तो वो उस हौदी में बैठ जाएगा और सिर्फ पानी ही बहेगा। और सिर्फ पानी बहेगा तो नाली जाम नहीं होगी। हम लोगों के यहाँ नाली क्यों जाम हो जाती है? क्योंकि डायरेक्ट हम घरों का पानी उसी नाली में बहाते हैं। अब उसमें कचरा है, गोबर है, माटी है, कागज है, घास फूस, सब कुछ उसी में बहता है और जाकर क्या कर देता है, नाली को जाम कर देता है। और वहाँ जो था क्या था, हर घर में बाथरूम है, वहाँ का पानी आता है नाली में, लेकिन नाली से पहले वो एक अपना, सब लोग अपना अपना हौदी बनाए हुए हैं। उस हौदी में पानी गिरेगा और वहाँ पानी जब गिरेगा तो थोड़ी देर रुकेगा, तब तक वो मट्टी कचरा बैठ जाएगा नीचे और पानी सिर्फ पा करके जाएगा। और सिर्फ किसी भी नाली में अगर पानी बहाइए तो नाली कभी जाम नहीं होगी, ये जान लीजिए। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो नाली अभी ये साफ कराइए, 10 दिन बाद जाम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी लोग उसमें कचरा बहाते हैं, सभी लोग उसमें कचरा बहाते हैं। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। भाई आज भी बोलते हैं ना कि घर के आसपास या कहीं पानी इकट्ठा ना हो जाने दीजिए, नाली खुला मत छोड़िए, गंदगी फैलता है, बीमारी फैलता है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनमें छोटी गलियां। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी है, जैसे कि आम गांव में जो खड़ंजा होता है। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। जब हम इमारत देखने जाते हैं तो उससे पहले, अब क्योंकि इमारत तो सब टूट गए हैं, गिर गए हैं और खोदे भी जा चुके हैं, वहाँ दूर से कुएं दिखाई देते हैं। कुआं अब मीनार की तरफ, टीला की तरफ। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं, सब पक्के ईंटें से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है। इस सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जिसके बारे में जाना जा सका। संस्कृतियां तो बहुत है, सभ्यताएं बहुत है, लेकिन किसी के बारे में जानकारी हमें नहीं है। जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंचती है, सिंधु सभ्यता ही बताई जाती है कि कुआं खोद करके हम भूमिगत जल को निकाल सकते हैं। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। 700 कुएं 1000 बीघा में, यानी 1 बीघा में एक कुआं, 1 बीघा में एक कुआं का एवरेज। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी, क्या सिंधु घाटी की सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? जिस प्रकार से वहाँ पानी का प्रबंध था, 700 कुएं थे केवल मोहनजोदड़ो में ही। हड़प्पा की बात छोड़ दीजिए और आसपास को छोड़ दीजिए, केवल मोहनजोदड़ो में ही 700 कुएं, पानी का सुदृढ़ व्यवस्था, ढकी हुई नालियाँ, नालियों में भी डायरेक्ट गंदा पानी नहीं, घर से निकल करके हौदी में, हौदी से निकल करके नाली में, सिंचाई की व्यवस्था। इन सबको देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जल की सभ्यता है?
जल संस्कृति कह सकते हैं, कहा जा सकता है जी, कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जल सभ्यता है। ठीक है, धन्यवाद। अब आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगला व्याख्या अगले वीडियो में लेकर के हम उपस्थित होंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके या कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।